जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार रिवीजन एकेडमी पर। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि भैया हम लोग यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके सिलेबस के बारे में मैं डिस्कशन कर चुका था, तो आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम लोगों का जो टॉपिक है, हम लोगों के सिलेबस में यूनिट नंबर 10 पर जियोलॉजी दे रखा है। क्या दे रखा है? जियोलॉजी। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? जियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? भूविज्ञान के बारे में। अब यहाँ जो सिलेबस में लिखा हुआ उसने क्लियर मेंशन करके रखा हुआ है, भूविज्ञान की परिभाषा और महत्व बताइए। ये कीवर्ड उसने लिखा हुआ है। तो जियोलॉजी की आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए और उसका इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जियोलॉजी की डेफिनेशन और उसका इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पर एक बात ये सोचने में आती है कि दोस्तों जो अपना इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है और एमपी का ज्योग्राफी है, ये तो एक तरफ रखा हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक तरफ रखा हुआ है, लेकिन वहाँ से इन्होंने ये कुछ हिस्सा जो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं, अगर आप प्री पढ़ रहे हो या नॉर्मली कोई भी बुक उठा के देखोगे तो उसमें पूरा कंबाइन दे के रखा है ज्योग्राफी। तो कुछ बच्चों का ये सोचना रहता है कि इसको जियोलॉजी को ज्योग्राफी से क्यों अलग किया, और अगर इसको अलग किया तो क्या सचमुच में ये अलग सब्जेक्ट है या ज्योग्राफी का ही हिस्सा है या ज्योग्राफी जियोलॉजी का हिस्सा है। तो हम थोड़ा सा इन शॉर्ट उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम सीधे जियोलॉजी पे आएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं हम लोग किस पे? भूगोल पे। यहाँ पर एक वर्ड चलता है हिंदी में भूगोल, जियोग्राफी, और यहाँ हमारे पास चल रहा है जियोलॉजी। तो हमारे पास एक वर्ड आ रहा है दोस्तों, क्या? जियोग्राफी। जियोग्राफी, तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना जियो प्लस ग्राफी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किससे? जियोलॉजी। जियोलॉजी। अब जब भी आपको जियोलॉजी दिखे तो लॉजी का मतलब ही क्या होता है? अध्ययन करना। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना, लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। तो जब भी हम जियोलॉजी की बात करेंगे तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, जियो प्लस लोगस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ। यहाँ पर भी जियो का मतलब क्या आ रहा है? पृथ्वी, अर्थ, और यहाँ आ रहा है ग्राफी। ठीक है, ग्राफी। तो अब क्या जियोलॉजी और जियोग्राफी अलग अलग है? ये जो अपने पास लोगस है, जियोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, स्टडी करना। ठीक है, यहाँ जब हम बात करेंगे जियोग्राफी की तो ये पृथ्वी की बात करेंगे। पृथ्वी कैसी है, किस तरीके से दिखती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। या पृथ्वी पे जो उच्चावच हमको दिख रहे हैं, पठार वगैरह, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम दो वर्ड में समझने की कोशिश करें तो ये शुद्ध विज्ञान है। ध्यान रखना, ये विशुद्ध विज्ञान है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे किसी भी चीज का निर्माण कैसे हुआ, कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, इस चीज के बारे में हम बात करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जैसे मैंने ये बना दिया यहाँ पर इस तरीके से, तो आप समझ गए होंगे ये क्या है? पर्वत। ये क्या है? पर्वत। ऐसी उच्चावच्ची स्थलाकृति जिसका आधार चौड़ा, शीर्ष नुकीला और ढाल कैसा हो? तिरछा हो, और ऊंचाई लगभग कितनी हो? 1000 मीटर के आसपास हो, उसे हम क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये बना दिया आपको सिंकहोल, और यहाँ भरा हुआ है क्या? पानी। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको मान लेते हैं क्या? कुछ। तो ये क्या है? जैसे मैंने पूछा आपसे ये क्या है, तो आपने बोला पर्वत। तो जैसे आपने देखने बोला पर्वत, अब पूछेंगे इसका निर्माण कैसे हुआ है, बना कैसे, तो हम उसका स्टडी कहाँ करेंगे? जियोलॉजी में करेंगे। कहाँ करेंगे? जियोलॉजी में। जब हम सिलेबस उठा के देखेंगे तो आगे हमको स्थल मंडल, आगे हमको जल मंडल, आगे हम लोग क्या करेंगे? बहिर्जात बल, अंतर्जात बल के बारे में बात करेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं खींचूंगा क्योंकि एक्चुअली में यहाँ बस हमको डेफिनेशन देख के जानी है और इंपॉर्टेंस देख के जाने। पर जब हम पूरा जियोलॉजी खत्म कर देंगे जो हमारे सिलेबस में दे रखा है, तो हमको एक्चुअल में ये जो पहला पार्ट दे रखा ना कि भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा और महत्व, वो पूरा वहाँ का डाटा सारा यहाँ काम आएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? तो जियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ का निर्माण कैसे हुआ, ये अगर आप किसी चीज़ को देख के सीधे बता रहे हैं, पर्वत है, पठार है, नदी है, झील है, झरना है, ये सब किस में पढ़ेंगे हम? ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में बताओगे क्या? तो पर्वत है, कैसे बना, कैसे निर्माण हुआ, तो जियोलॉजी में। तो ये अपने को ध्यान रखने वाली बात है। ये समझ में आ गया? तो जियो प्लस लोगोस से मिलकर बना, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई परिभाषा क्या है इसकी। सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा, डेफिनेशन। तो पहले तो आप ये ध्यान रखें कि हमने एक चीज समझी है, डेफिनेशन जब भी देंगे हम तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्कॉलर की देने की कोशिश करेंगे। तो ओपी माथुर साहब जो है, यदि हम इनकी बात करें, ओपी माथुर साहब जो जिन्होंने जियोलॉजी के ऊपर बहुत सारी बुकें लिखी है, उनमें से एक डेफिनेशन मैंने यहाँ निकाल ली। आपको सारी डेफिनेशन, सारे स्कॉलर की डेफिनेशन नहीं याद रखनी। क्या होगा जब आप इन्वायरमेंट पढ़ोगे तो बहुत सारे, एनर्जी पढ़ोगे तो बहुत सारे अलग अलग हैं, तो आप क्या करें, हर एक में एक एक व्यक्ति का निकाल लें। अगर हमारी बहुत ज़्यादा किस्मत खराब रही तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर पूछेगा, तब हम उसको छोड़ के आ जाएंगे
क्योंकि हमारे दिमाग में हमको बर्डन लेके बिल्कुल भी नहीं चलना है, क्योंकि हमको ज्ञानी नहीं बनना है, हमको एग्जाम निकालना है। तो ओपी माथुर साहब का क्या कहना था, भूविज्ञान एक मोहक विषय है जिसमें पृथ्वी की नब्ज का निरीक्षण किया जाता है। अब ये जो कीवर्ड है ना, मैंने ये वाली डेफिनेशन इसलिए ली है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नब्ज का निरीक्षण किया जाता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या करेगा, वो आपकी नब्ज चेक कर लेगा, बता देगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। तो भूविज्ञान एक मोहक विषय है जिसमें पृथ्वी की नब्ज का निरीक्षण किया जाता है। जैसे ही आपने नब्ज का निरीक्षण किया तो आप समझ गए कि भैया प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। आगे ये कहते हैं कि इसमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी का संयोजन, पृथ्वी के इतिहास से लेकर के उसका वर्तमान स्वरूप क्या है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अल्टीमेटली आपको जियोलॉजी में ये बात समझ में आ गई कि ओरिजिन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। दूसरा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कॉम्बिनेशन कैसा है, क्या इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले, कौन कौन से सब्सटेंस मिले, उन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। उसका इतिहास कालक्रम क्या रहा और वर्तमान स्वरूप जो आज हम देख रहे हैं पृथ्वी का, वो किस तरीके से बना, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ये ओपी माथुर साहब की जो डेफिनेशन है वो आपको पूरा जियोलॉजी खत्म एक ही डेफिनेशन में कि भाई अल्टीमेटली पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। अब ये जलमंडल कैसे बना, स्थल मंडल कैसे बना, पर्वत कैसे बने, पठार कैसे बने, झील झरने वगैरह कैसे बने। तो पृथ्वी की बात हम लोग कर रहे हैं। अब पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो भी हम पढ़ने वाले हैं, वो बाहरी संरचना है वो भी हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब वहां अंतर्जात बल काम करेगा तो हम उसको पढ़ेंगे, जब अनाच्छादन होगा तो बहिर्जात बल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन कैसे हुआ, किस तरीके से। तो आगे जाके जब हम यहाँ पर टाइम स्केल वगैरह पढ़ने वाले हैं, चट्टान वगैरह पढ़ने वाले हैं, तो हमको ये पता चलेगा ना कि यहाँ आग्नेय चट्टान आ रही है, यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक्स आ रही है, यहाँ अवसादी चट्टान आ रही है, यहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स आ रही है। तो जब हम इन सब के बारे में स्टडी करते हैं तो ओपी माथुर साहब की डेफिनेशन आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो, तो यहाँ हमने परिभाषा तो कंप्लीट कर ली दोस्तों। क्या इसी से काम बन जाएगा? बिल्कुल हाँ, 100%, क्योंकि हर जगह आप क्या करोगे, सबकी डेफिनेशन याद नहीं करोगे। दूसरा आता है कि इसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो अभी तो इन शॉर्ट जो हमको कीवर्ड याद रखना है वो यही याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन जैसे जैसे आप क्या करोगे, जियोलॉजी पूरा पढ़ोगे, जो जो सिलेबस में दे रखा है, तो आपके पास ढेर सारे इंपॉर्टेंस देखने को मिलेंगे। तो आपको मैं वहाँ एक्सप्लेन करता चलूंगा। सबसे पहले तो जब भी हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जीवाश्मों का अध्ययन, अगर आप देखोगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, जब हम क्या करते हैं, हमारे धार में भी डायनासोर के जीवाश्म देखने को हम लोगों को मिलते हैं। तो जीवाश्मों के अध्ययन करने में हमको क्या होता है, सहायक होता है। तो कीवर्ड याद रखना, सिर्फ पूरा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जीवाश्मों का अध्ययन करने में सहायक करता है। जियोलॉजी की जब भी हम स्टडी करने का काम करेंगे, अब जीवाश्म क्या होते हैं, फॉसिल्स क्या होते हैं, तो आपको ये पता है कि जीवाश्म बनने की पूरी प्रक्रिया होती है, हमारे सिलेबस में भी दे रखा है। तो वनस्पति हो चाहे जीव जंतु हो, है ना, यदि इनके अवशेष की बात करें तो जो हमारे पास फॉसिल्स है उसमें हम लोग किसकी बात करेंगे, पेड़ पौधे जो हमारे पास में है, जीव जंतु जो है, इनके जो अवशेष है उनको ही हम लोग क्या कहेंगे, जीवाश्म। इन शॉर्ट, अभी यहाँ पर शॉर्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग जीवाश्म की स्टडी करते हैं। जीवाश्म विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है, अशोक साहनी को कहा जाता है। दूसरी बात करें खनिज, मिनरल्स की बात करें, जब भी हम स्टडी करेंगे तो हमको यहाँ से क्या मिलने वाले हैं, मिनरल्स मिलने वाले हैं। यहाँ से हमको क्या मिलेंगे, खनिज। तो खनिज के अध्ययन में सहायक होते हैं, जिससे हमको आर्थिक रूप से क्या होगा, लाभ होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरा हमारे पास में ग्राउंड वाटर, भूम जल, हमको सिलेबस में भी दे रखा हुआ है, सिलेबस में ही सारा डाटा लिखा हुआ है। अगर आपने ठीक से सिलेबस कर लिया तो इसके इंपॉर्टेंस अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जियोलॉजी अगर आपको समझ में आ गया, क्योंकि अपन पृथ्वी के अंदर क्या है उस चीज़ के बारे में पता कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्राउंड वाटर, पृथ्वी के अंदर जो छिद्रों में पाया जाता जल, पोर्स में जो पाया जाता है। जब हम लोग बोरिंग लगाने का काम करते हैं तो पानी बाहर निकलता है कि नहीं, नॉर्मल हैंडपंप लगा रहे हैं तो पानी बाहर निकल रहा है कि नहीं। तो ग्राउंड वाटर, ग्राउंड मतलब नीचा, वाटर मतलब पानी। तो भूम जल, भूमि के नीचे छिद्रों या दरारों में पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है, भूम जल कहलाता है। बोलो बात क्लियर हो गई क्या। तो हम लोग क्या करते हैं, भूम जल के अध्ययन में सहायक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, किन किन दरारों में पाया जाएगा, कैसे पाया जाएगा, ग्राउंड वाटर का लेवल कितना है, कहाँ पर कितना पानी पाया जाता है, इन सब के बारे में जान पाते हैं। खनन, माइनिंग, जब भी हम ड्रिलिंग करने का काम कर रहे हैं, खदान खोदने का काम कर रहे हैं, माइनिंग करने का काम कर रहे हैं, तो हो सकता हो हमको वहाँ पर क्या मिल जाए, पेट्रोल मिल जाए, हो सकता हो हमको क्या मिल जाए, कोयला मिल जाए, हो सकता हो हमको क्या मिल जाए, जीवाश्मों का अवशेष मिल जाए। तो ये अपने को एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि खनन के अध्ययन में क्या होता है, सहायक होता है। अब आपने देखा कि हम लोग भूकंप के बारे में स्टडी करते हैं, तो भूकंप के बारे में जब हम भी स्टडी करेंगे तो क्या करेंगे,
किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? भूगर्भ शास्त्र के बारे में। तो भूगर्भ शास्त्र के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो भूकंप के बारे में अध्ययन करेंगे, तो भूकंप के अध्ययन में क्या होगा? ये सहायक होगा। इससे हमको क्या होगा? आपदा प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी। अगले की बात करें, जलवायु परिवर्तन में क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, जब भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी वगैरह आ रहे हैं और जो है परिवर्तन होते जा रहा है, तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है उससे लेके आज तक के जब इतिहास के बारे में, वर्तमान काल तक के बारे में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो क्लाइमेटिक चेंजेस वगैरह आ रहे हैं किस वजह से आ रहे हैं, इसमें भी ये हेल्प करेगा। अगला है पर्वत पठार का निर्माण कैसे हुआ है। तो आगे जाके हमको अगली वाली टॉपिक है, इसके दो तीन लेक्चर के बाद में यही आएगा कि पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, पठारों का निर्माण कैसे हुआ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पर्वत, पठार, मैदान, झील, झरने, नदियाँ, ये सब हमको ज्योग्राफी वर्ल्ड वाले में दे रखा हुआ है। यहाँ हम पढ़ेंगे कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, खास करके पर्वतों का निर्माण में सहायक होता है। तो ये हो गए कि इसके क्या इंपॉर्टेंस। तो ये कीवर्ड आपको याद रखना है। ये कीवर्ड अगर आपने अच्छे से याद रख लिए तो आपका काम बन जाएगा। सर अगर उसने ऐसा पूछ लिया आर्थिक महत्व, बताइए, आपको डराने के लिए कुछ लोग आपको बताएंगे कि ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है। बिल्कुल पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर केवल अकेले हम इसको पढ़ करके यहाँ आर्थिक महत्व लिखने की बात करें, यहाँ सामुदायिक महत्व लिखने की बात करें, या और अदर तरीके से उसका महत्व लिखने की बात करें। जब आप भूपर्पटी मेंटल कोर पढ़ोगे, जब आप भूकंप पढ़ोगे, जब आप ज्वालामुखी पढ़ोगे, जब आप जल मंडल पढ़ोगे, जब आप स्थल मंडल पढ़ोगे, तो कुछ डाटा जब आपके दिमाग में जाएगा, नहीं तो अभी क्या होगा, सारा रट्टा मारने का काम करेंगे। क्योंकि जिस बच्चे की समझ नहीं है वो तो रट्टा मारेगा, जिसने पहले भूकंप वगैरह सारी चीजें, ज्वालामुखी, स्थलमंडल, जलमंडल वगैरह सब पढ़ के रखा, जीवाश्म पढ़ के रखा, ग्राउंड वाटर पढ़ के रखा, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हाँ चलो ठीक है, सामने सामने दिख रहा है। लेकिन जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा उसको लग रहा है यार ये तो हम रट रहे हैं, ये रटने की चीज नहीं है। ये बात समझ में आई? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये कीवर्ड हमने आगे क्यों लिखे थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस समझ में आ गए। अब ये जो पहला चैप्टर है हमारा, देखा जाए तो हम लोग ने क्या कर लिया, खत्म कर लिया। बट थोड़ा सा हम हल्का फुल्का डायमेंशन बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे इसकी क्या शाखाएं, हम देखेंगे इसकी ब्रांच। तो भूविज्ञान जो हमारे पास में, उसकी ब्रांच की बात करें तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम किसकी, खनन भूविज्ञान की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, माइनिंग के बारे में। खनन भूविज्ञान, खनन भूविज्ञान में हम लोग क्या अध्ययन करने वाले हैं। तो पहली बात तो आपको लिखना क्या है इसमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि सब में क्या होगा, बहुत लंबी लंबी कहानी मिलेगी आपको बुक्स में। पहली बात तो खनन विज्ञान अगर लिखने के लिए आया या आपसे बोले कि भूविज्ञान की अन्य शाखाओं के बारे में वर्णन कीजिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं खनन विज्ञान के बारे में, माइनिंग के बारे में। तो इसमें हम खदानों के बारे में अध्ययन करते हैं कि किस जगह से निकाला जाता है, उसकी संरचना क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं, खनन विज्ञान में। लेकिन अगर सपोज करिए आप भूल जाते हैं, इन सब में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि सब में लगभग डाटा कैसा मिलेगा, एक जैसा, कंफ्यूज करने जैसा। तो आप ध्यान रखें, सबसे पहले लिखना खनन भूविज्ञान अगर आया तो आप सीधे लिखेंगे शुद्ध रूप से, भूविज्ञान की एक शाखा के रूप में जाना जाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, माइनिंग, खनन के बारे में अध्ययन करते हैं। और जो है यहाँ से क्या बोलते हैं, अपने लोहा या माइनिंग वगैरह, कोयला हो गया, प्राकृतिक पेट्रोलियम वगैरह हो गया, वो निकालने के बारे में स्टडी करते हैं। तो खनन विज्ञान हो गया। इसके बारे में यदि हम बात करें, भू आकृति विज्ञान, इसको बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। भू आकृति विज्ञान, भू आकृति, भू आकृति मतलब जो अपने पास जियोमॉर्फी, भू आकृति मतलब जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर जो आकृति बन रही है उसके बारे में अध्ययन करने का काम करेंगे। उसका स्तर कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, उसका संगठन कैसा, उसका निर्माण कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम कहाँ करते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में करते हैं, भू आकृति विज्ञान में करते हैं। जब आप पर्वत, पठार, मैदान, झील, झरने वगैरह, नदियां पढ़ोगे सबके सब, तो ये कहाँ आएगा आपको, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आएगा। तो वहां पर जियोमॉर्फोलॉजी जब हम पढ़ने वाले हैं, तो भू आकृति विज्ञान, तो वहां पर हम सब इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। तो भू आकृति विज्ञान में आप क्या करने वाले हो, पर्वत, पठार, मैदान वगैरह इन सब का निर्माण किस तरीके से हुआ, पृथ्वी पर निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं, जो टोपोग्राफीज है, उन सब के बारे में हम क्या करेंगे, इसमें स्टडी करने का काम करेंगे। फिर उसके बाद में आता है संरचनात्मक भूविज्ञान, स्ट्रक्चर, मतलब यहां पर हम चट्टानों का जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से बना है उसके बारे में स्टडी करते हैं। नाम से लग रहा है। पहली बात याद रखना है कि भू विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम जो पृथ्वी पर पाए जाने वाली चट्टान है उनकी संरचना किस तरीके की है उनके बारे में स्टडी करने का काम करते हैं। अगला है आर्थिक भूविज्ञान। इसमें जो आर्थिक महत्व के खनिज है उनके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। अगला हमारे पास में आता है भौतिक भूविज्ञान। जब भी भौतिक शब्द आए, जब भी आपको फिजिक्स शब्द आए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये मार्कर, जब भी भौतिक शब्द आए तो ध्यान रखना ये बाहर से फिजिकली कैसा बना हुआ है, इसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो किस में आएगा, भौतिक विज्ञान में आएगा। लेकिन ध्यान रखना जो थिंग्स की एक्सटर्नल पार्ट होती है उसके बारे में तो स्टडी करेंगे तो भौतिक विज्ञान, जब इंटरनल पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो हो जाएगा रसायन विज्ञान।
तो जब भी कभी भी हम उसकी बाहरी संरचना कैसी है इनके बारे में अध्ययन करने का काम करते हैं, तो क्या हो जाता है वो भौतिक भूविज्ञान। मैंने आपको क्या कहा था अभी कि हर में क्या होगा, एक जैसे ही वर्ड चलेंगे, किताबों में लिखा रहेगा और आप कंफ्यूज होंगे। अगला आता है हमारे पास स्तरित शेल विज्ञान। स्तरित शेल विज्ञान को आई थिंक मेरे हिसाब से जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ स्ट्रेटोग्राफी के नाम से जाना जाता है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगा। तो जब भी हम बात करें, जैसे ये चट्टान है, एक उसके ऊपर रख दिया, एक उसके ऊपर रख दिया, एक इसके ऊपर रख दिया, एक इसके ऊपर, तो हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या कर दिया, स्तर बनाने का काम कर दिया। तो यहाँ पर जो है हम चट्टानों के स्तर के बारे में अध्ययन करते हैं कि वो उसकी परतें कैसी हैं, उन सब के बारे में हम कहाँ अध्ययन करते हैं, स्तरित शेल विज्ञान के अंदर करते हैं। अब ये खनिज विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान और शेल विज्ञान। शेल विज्ञान में हम चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे, खनिज विज्ञान में हम लोग खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे, और जीवाश्म विज्ञान के बारे में हम लोग किस में अध्ययन करने वाले हैं, जीवाश्म के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो ये इसकी शाखाएं हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इसकी शाखाएं आप 11 मार्क्स के हिसाब से एक एक दो लाइन जरूर याद रख के जाएं। तो पहला टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल था, मैंने इसको बहुत ज़्यादा टफ न बनाते हुए सीधे सिंपल आपके सामने डालने की कोशिश की, क्योंकि हम इसको लंबा खींचेंगे ना तो दिक्कत में आ जाएंगे। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है पृथ्वी, भूपर्पटी, मेंटल और कोर। तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि सिंपल टॉपिक है। यहाँ से जितने प्रश्न बनने के चांसेस है वो मैं सारे बता दूंगा आप लोगों को, और इस टॉपिक को थोड़ा सा अपने को टाइम लगेगा करने में। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको एक ही लेक्चर में समाप्त कर दूं, पूरा एक लेक्चर में हम समाप्त करेंगे, क्योंकि हमको 5 महीने में खत्म भी करना है और चीज़ें दिमाग में भी बिठाना है। तो दोस्तों कोशिश करिए कि आप पढ़ते रहें, घर पे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आंसर राइटिंग करते रहें। अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय अपने माता पिता की।